Hello student, welcome back to my channel Curious Brain Physics. My name is Pratik Rajput and I am your physics teacher. तो आज हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम देखने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट वेक्टर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या माइनस ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर जब ये होगा तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला आपको बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जब इसमें से किसी भी एक वेक्टर का साइन नेगेटिव और एक का पॉजिटिव होता है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो रिजल्टेंट के लिए जो फॉर्मूला बताया था मैक्सिमम रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम समझाया था वहां पर मैंने आपसे बोला था कि मैक्सिमम रिजल्टेंट जो आपका होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा और मिनिमम रिजल्टेंट जो आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी आने वाला है। तो ये चारों ही कंडीशन में ये जो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट के लिए, ये चारों ही कंडीशन में वैलिड है। अब मैंने कल जब लास्ट लेक्चर आपको बताया था वहां मैंने एग्जांपल लिया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा मिनिमम के लिए, पर अगर 4 माइनस 5 किया तब तो -1 आना चाहिए। तो बेटा ये कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर जब आप a माइनस बी करोगे या a प्लस बी करोगे एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब a माइनस बी करोगे आप तो यहाँ पर हमेशा आप लार्ज वैल्यू को पहले लिखोगे, लार्ज को पहले लिखोगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे स्मॉल वैल्यू को, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है आपको, यानी वेक्टर जो होगा वो मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे a का मैग्नीट्यूड लेना है तो a कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर आपको वो वैल्यू पॉजिटिव ही निकल के आएगा। जब ये मॉड साइन हटता है तो जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव आएगी। भले ही मैं एक ही वैल्यू आपको बोलूँ -5, अब मैंने बताया था -5 लिखा है तो 5 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जो 5 है वो अपना मैग्नीट्यूड है। तो इसीलिए जब इस मैग्नीट्यूड ऑफ 5 को आप इस मॉडुलस से बाहर निकालोगे, इसको बोला जाता है मॉडुलस, और ये मैग्नीट्यूड, तो ये निकल के आएगा +5। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू ए या बी की आने वाली वो तो पॉजिटिव ही होगी, ए या बी, यहाँ पर भी ए और बी पॉजिटिव होगी। पर जब सब्ट्रैक्ट करने की बारी आएगी कि 5 माइनस 4 करना है या 4 माइनस 5 करना है, तो बेटा हमेशा लार्ज वैल्यू जो होगी उसमें से स्मॉल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे। आप 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिनिमम रिजल्टेंट जो आएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आएगा, ना कि -1। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है। तो ये तो लास्ट लेक्चर का जो था, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, नहीं आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अपने वापस से कंसेप्ट पर आते हैं। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा पुराने लेक्चर्स में, वेक्टर्स के लेक्चर्स में, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको वो पढ़ना चाहिए क्योंकि वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था ये ए वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है बी, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है। ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इसमें नेमिंग कर लीजिए, टेल हेड की नेमिंग कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर जब आपने किया तो आपको मिला रिजल्टेंट वेक्टर r। a वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं, a वेक्टर लिख सकते हैं x y वेक्टर। पहले टेल लिखेंगे उसके बाद हेड, पहले टेल लिखा फिर हेड लगा, और एरो जो लगने वाला है वो कभी भी एरो आप इस तरह से नहीं लगाएंगे, हमेशा एरो लेफ्ट से राइट की तरफ ही आपको लगाना है।
एडिशन का साइन बी लिखिए, उसके बाद वाई टू जेड, तो वाई अपना टेल हो गया, जेड अपना हेड हो गया, ये आपने लिखा। तो रिजल्टेंट को लिखने का तरीका जो आपके पास निकल के आएगा वो होगा एक्स जेड, ये हो गया एक्स और ये हो गया जेड। चलिए अब ये एक्स जेड है, मैं इसको इस साइड ले आता हूं, तो इसको लिखेंगे एक्स वाई वेक्टर प्लस वाई जेड वेक्टर माइनस एक्स जेड वेक्टर। जस्ट मैं इसको इस तरफ ले आया हूं। अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूं, एक्स जेड वेक्टर की डायरेक्शन एक्स जेड यानी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और ये अगर माइनस एक्स जेड करेंगे, मैंने बताया था अगर ए वेक्टर इधर है, ये ए वेक्टर क्या डायरेक्शन है, अगर आप माइनस ए लिखोगे तो इसका डायरेक्शन बदलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स जेड लिखते हैं, इसको अगर मैं इस तरफ ले आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड। तो अपने को फिगर वापस से बना लेना है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये अब एक्स जेड हो गया। अब ये डायरेक्शन कैसे चेंज हुई, मैंने बताया एक्स जेड इस डायरेक्शन में था, इसका डायरेक्शन ये थी, जस्ट उसके रिवर्ट हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो फिर से नेमिंग कर लेते हैं, वही एक्स वाई एंड जेड। अब अगर आप ये लिखते हो तब भी सही है, अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। तो एक्स वाई वेक्टर प्लस वाई जेड वेक्टर वाई जेड। और अगर हम रिजल्टेंट लिखते तब लिखते जब इन दोनों को ऐड किया हमने और रिजल्टेंट लिखा, तो कुछ इस तरह से ये आ जाता। पर अब हम ये वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो अब इसका टेल देखिए जेड पर है और एक्स पर हेड है, तो अब इसको प्लस साइन के साथ इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हेड और टेल आपस में चेंज हो गए। ये एक्स जेड था, अब ये एक्स जेड को हम लिख सकते हैं जेड एक्स। बात एक ही है, अगर इसको इसी चीज को पॉजिटिव लिखना चाहें तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्ट हो गई है। तो अब हमें लिखने का तरीका है, पहले आप टेल लिखते हो, फिर वेक्टर का हेड लिखते हो, फिर एडिशन का साइन लगाते हो, दूसरे वेक्टर को लिखते हो, फिर एडिशन का साइन लगाते हो, अगर तीसरा वेक्टर हो तो उसको लिखते हैं। तो आप जानते हो जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो इक्वल टू के बाद जो भी आता है वो उनका रिजल्टेंट होता है, ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो उसका रिजल्टेंट होगा, ऐड होके जो भी आंसर आने वाला है। तो आपने देखा यहाँ पर जो ऐड होने के बाद रिजल्टेंट आया वो आया 0। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर सभी वेक्टर एक साइक्लिक ऑर्डर में आते हैं, ये देखिए ये वेक्टर फिर ये वेक्टर ये वेक्टर, तो ये एक साइकिल है। अब यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, ये वेक्टर हुआ ये वेक्टर हुआ, उसके बाद ये देखिए ये वेक्टर इस तरह से है, ये ना तो क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर आपको एक साइक्लिक ऑर्डर देखने को मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख सकते हो ए बी, फिर ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये जब भी साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर अरेंज होंगे, जब भी साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होगा तो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। तो ये सिर्फ 2 पर नहीं, 2 से ज्यादा 3 4 5 6 8 10 जितने भी वेक्टर हो, अगर आपने उनको ऐड किया और उनका रिजल्टेंट 0 निकल कर आ रहा है तो इट मीन्स वो वेक्टर सभी एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनका रिजल्टेंट आप देखते ही इस फिगर को बता दोगे कि ये सभी वेक्टर को ऐड करने के बाद आंसर आने वाला है 0। अभी जितना भी आपने कंसेप्ट पढ़ा उसमें आपने 2 वेक्टर को ऐड करना सीखा है, 2 से ज्यादा वेक्टर हो उनको किस तरह से ऐड करते हैं अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आप उसको समझिए कि जब भी फिगर आपका साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करेगा तो रिजल्टेंट आएगा उसका 0। इट मींस अगर ये फोर्स होता, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर सभी फोर्स एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते तो रिजल्टेंट फोर्स का आता 0, यानी वहां कोई भी फोर्स मौजूद नहीं है, सबको ऐड किया वो सारे फोर्स आपस में मिलकर कैंसिल हो गए, तो इसलिए रिजल्टेंट आ गया 0।
जब आगे आप क्वेश्चंस करोगे, इस तरह से कोई ब्लॉक है और एक स्ट्रिंग ये लगा हुआ है, एक स्ट्रिंग ये, एक स्ट्रिंग ये, तो सभी अगर टेंशन सभी में सेम है, ये लॉज ऑफ मोशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिजिक्स का कोई एग्जांपल लेना था इससे रिलेटेड तो मैंने ये ले लिया। अगर सभी में टेंशन सेम है, अगर सभी एक इक्वल फोर्सेस ब्लॉक को खींच रहे हैं इस तरह से और इस तरह से, तो ये बॉक्स अपनी जगह पर ही है, मूवमेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि अब ये रुका हुआ है, साम्य अवस्था, जिसको हिंदी में कहते हैं साम्य अवस्था, यानी ये अपनी जगह पर स्टेबल है। अपनी जगह पर स्टेबल है यानी सारे फोर्स इसमें कैंसिल हो चुके हैं, सभी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो यहाँ 0 है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आती है वो ज्यादातर हम यूज करते हैं फोर्स को कैलकुलेट करने में, रिजल्टेंट फोर्स कितना आने वाला है और किस डायरेक्शन में आने वाला है। तो यहां पर हमने एक कंसेप्ट सीखा, जब भी साइक्लिक ऑर्डर में कोई भी फिगर देखोगे तो रिजल्टेंट 0 होगा। किस तरह से, अगर 2 वेक्टर होंगे तो वहां रिजल्टेंट 0 किस तरह से लिखते हैं और वो मैंने आपको बताया। 2 से ज्यादा होंगे वो भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 2 से ज्यादा वेक्टर को किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो फिर से वापस से समझ लीजिए, ये ट्राइंगल लॉ मैंने आपको बताया था, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। जस्ट मैंने इसको इधर लिया, जब मैंने इसको इधर लिया तो यहाँ प्लस था, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। मैंने इसका फिगर बनाया, इसका फिगर कुछ इस तरह से बना। जब इसका फिगर इस तरह से बना तो मैंने जस्ट इसको मॉडिफाई करके इक्वेशन को लिख लिया, इसको -xz लिखिए या zx लिखिए, बात एक ही है। -xz का मतलब ये x z था और ये डायरेक्शन इधर थी। -xz आप जानते हो इसकी डायरेक्शन बदलने वाली है, तो अगर क्यों ना हम इसको पॉजिटिव लिखते हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव लिखते हैं तो ये हो जाएगा zx। तो zx लिखिए या -xz, बात एक ही है, ये दोनों अलग इक्वेशंस नहीं है, ये सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। तो ये जब साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करा तो इन सभी को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आया वो अपने पास आया 0। तो जब भी फोर्स या कोई भी वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो उनका रिजल्टेंट आएगा 0। ये कंसेप्ट लॉज ऑफ मोशन और अपकमिंग चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अपकमिंग चैप्टर्स जो होंगे उनमें एक से ज्यादा जब वेक्टर को मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगा या एक से ज्यादा वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगा तो मैं आपको ये वाला कंसेप्ट और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच टू द लिसनिंग।